अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अगरचे हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का जो अमल है हर कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है, हर कोई इसको सराह रहा है, लेकिन इन डायलॉग्स को लेकर अगर एक कदम कोई आगे बढ़ता है तो दो कदम पीछे भी चले जाते हैं। सब जानते थे, लेकिन फिर भी पहला राउंड तो लगता है ऐसे है जैसे जान पहचान में गुजर गया हो। अब दूसरे राउंड से उम्मीदें लगाई थी कि मुज़ाकरात की ट्रेन पटरी पर चढ़ जाएगी, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई है। और अब अगला राउंड कल नहीं, परसों भी नहीं, बल्कि लगता है कि अदालती तारीख की तरह अगले हफ्ते किसी मुकर्रर तारीख के बगैर ही होगा। मुज़ाकरात को जितना हम सब देख रहे हैं उसकी लंबी लंबी तारीख़ों से तो कुछ और ही अंदाज़ा हो रहा है। तवक्को थी कि 10 दिन के वक्फे के बाद जब 2 जनवरी को हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ आपस में बैठेंगी, मिलेंगी, तो चार्टर ऑफ डिमांड का तबादला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तहरीके इंसाफ ने तहरीरी मुतालिबात हुकूमत के सामने रखने से पहले एक बार फिर मुशावरत के लिए वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, जबकि ये तय था कि 2 जनवरी को जो मुलाकात होनी है उसमें जो तहरीके इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो तहरीरी शक्ल में हुकूमत के सामने रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो चाहते हैं कि इमरान खान से पहले मिले। इस पर भी हुक्मरान इत्तेहाद ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। हुकूमती अहदेदारों का ये मानना है कि जब पीटीआई तहरीरी डिमांड रखेगी तो हम भी तहरीरी जवाब देंगे कि जवाब में क्या हो सकता है और क्या नहीं। जैसे पीटीआई को हर कदम पर इमरान खान की अप्रूवल चाहिए, तो जाहिर है वैसे ही नवाज शरीफ साहब की भी मंजूरी चाहिए होगी। यानी अगली मीटिंग में अगर तहरीरी मुतालिबात आ भी गए तो इन पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत जाहिर है हुकूमत भी चाहेगी कि उन्हें नवाज शरीफ साहब के पास ले जाया जाए। यानी वक्फे पे वक्फा, और ये सिलसिला लगता है कि ऐसे चलेगा भी। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई हुकूमत और पीटीआई जो है वो कौन है जो मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। हुकूमत तो बैठी है, देर हो रही है तो तहरीक इंसाफ की तरफ से देर हो रही है या वो टाइम गेन कर रहे हैं। एक तासुर ये भी है कि मुज़ाकरात के नाम पर दोनों तरफ से ही शायद सियासत हो रही है। एक तासुर ये भी है कि हुकूमत और पीटीआई दोनों ही 6 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला आता है, सज़ा होती है नहीं होती है। तहरीक इंसाफ इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा उसको भी डाउट्स हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमरान खान को इस पर सज़ा ज़रूर होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ये समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन अगर संजीदा होते तो ये मुज़ाकरात पार्लियामेंट के फ्लोर पर होते। इन एतराज़ात और शकूक व शुबहात के बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल को लेकर पुरुम्मीद नज़र आता है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का ये मानना है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर खुले स्टेडियम में होगा, जहाँ जो है फ़ैसले होंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ यहाँ तक पुरुम्मीद हैं कि वक्त आने पर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान मिलकर बैठ सकते हैं। क्या कहा मुज़ाकरात के बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, वो भी सुनिए। इस वक्त मिसाक की ज़रूरत तो है, वो आपको चैलेंजेस हैं, मुल्क को हमारी इकॉनमी है, जो मुल्क में एक गैर यकीनी की कैफियत है। इसके लिए ज़रूरी है कि जमातें जो हैं पोलिटिकल पार्टीज में जुड़ के बैठें। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है और उसके लिए इस वक्त जो कमेटीज बैठी हुई हैं उनका माहौल बेहतर है। ज़ाहिर है अगर ऐसे होता है तो ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या वाकई ऐसे हो भी सकता है? क्योंकि सियासी मुखालिफों से मेल मुलाकात इमरान खान का तो मिजाज कभी रहा ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि हुक्मरान इत्तेहाद में सब लोगों को मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल से उम्मीदें हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ हुकूमत को ये कह चुके हैं कि पीटीआई और इमरान खान से होशियार रहें, कहीं इस्तेमाल ना हो जाइएगा। नाज़रीन, पिछले कुछ हफ्तों से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जैसे मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को मुज़ाकराती अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ख़दशात हैं? पस पर्दा मुज़ाकरात की क्या कहानी है? मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत की तरफ से शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब आपका। नवीद कमर साहब, 2 जनवरी को जब डेट डिसाइड हुई थी कि अगली बैठक 2 जनवरी को होगी, तब हुकूमत की तरफ से डिमांड थी कि तहरीक इंसाफ जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड है वो तहरीरी शक्ल में लेकर आए। तो तहरीरी शक्ल में कल फिर उन्होंने पेश नहीं किया। अब फिर क्या एक दफ़ा वो आप लोगों ने ऐसी मुज़ाकरात में क्या बात की है, क्या बातचीत हुई है
कि उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर से हम मुशावरत चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग मिल चुके हैं इन्हीं डायलॉग्स के दौरान। अब ऐसा आप लोगों ने क्या कह दिया कि उन्होंने कहा कि हम लोग मिल लें एक दफ़ा फिर खान साहब से? नहीं, मेरा ख्याल है कि इतनी नेगेटिव भी चीज़ें नहीं है जैसा कि आप बातें बता रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि जाहिर है कि कोई भी पार्टी जो है या उसका नुमाइंदा जब आता है तो वो अपनी पार्टी से मशावरत करके आता है, और अगर वो नुमाइंदा समझता है कि मुझे मज़ीद मशावरत की ज़रूरत है तो वो वक्त ज़रूर देना चाहिए। देखिए, मुल्क के मसाइल हल करने की बात है, वो 2 दिन में या 4 दिन में नहीं होते। या ये बात जो अभी आपने शायद के हवाले से कई मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये मज़ाक खेज बात है ना कि स्टेडियम में खड़े होकर आप नेगोशिएशंस करते हैं या इवन असेंबली फ्लोर पर। दुनिया में जब भी मज़ाकरात होते हैं तो जाहिर है कि एक लिमिटेड टीम होती है जो कि पब्लिक आय से दूर हट के फिर नेगोशिएट करती कि क्या आप दे सकते हैं, क्या हम दे सकते हैं, व्हाट इज अचीवेबल। तो ये तो नॉन सीरियस बात हुई ना, या सियासत करनी हुई कि जी मैं सबको रिजेक्ट करता हूँ और मेरी सियासत आगे बढ़े। ये मुल्क के इंटरेस्ट में भी नहीं है इस किस्म का एटीट्यूड रखना। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात सारी ये है कि अगर पीटीआई की टीम को और फर्दर मशावरत की जरूरत है, हो सकता है कि कुछ ऐसे नुक्ते हों जो कि उनका ख्याल है कि वो क्लियर नहीं हुए जो कल उनकी या उससे पहले मीटिंग हुई थी, तो वो वक्त जरूर लें। ये जो डेडलाइंस हैं वो पब्लिक उसमें ज्यादा आती हैं, वो उसमें मीटिंग के अंदर जब हम अक्रॉस द बोर्ड वो बैठते हैं अक्रॉस ईच अदर, तो उसमें ये प्रेशर नहीं होता। अगर ये प्रेशर हो तो कुछ भी नहीं अचीव होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर आकर मीडिया को बताते हैं 31 जनवरी की डेडलाइन डायलॉग्स के अंदर। सेंटेंस कंप्लीट करूंगी अगर आपको इतना। देखें, यहाँ जो कुछ भी अचीव होगा वो इंक्रीमेंटली होगा, वो ऐसे नहीं है कि ऑल और नथिंग गेम नहीं है कि आज सब काला है और कल सारा सफेद हो जाएगा। चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी। कुछ आज कंसेशंस होंगे, दोनों साइडों को कंसेशन कुछ कल होंगे, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, मुल्क के लिए ज्यादा हैं। तो हमें सबको ओपन माइंड के साथ, खुली दिल के साथ बैठना है और देखते हैं कि क्या क्या उसमें अचीव हो सकता है। नवीद कमर साहब, इसका मतलब जो है 31 जनवरी की जो डेडलाइन है वो सिर्फ बाहर मीडिया के लिए है, लोगों के लिए है, लोगों को बताने के लिए है कि हम हुकूमत पे फुल प्रेशर रखे हुए हैं कि 31 जनवरी तक जो है वो बातचीत होनी चाहिए, नहीं तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि जब बैठते हैं आप लोग मुज़ाकरात के लिए तो उस टेबल पर कोई प्रेशर नहीं होता तहरीक इंसाफ की तरफ से आप लोगों पर कि 31 तक करना है आप लोगों ने, क्योंकि अब तो वो लोग खुद से टाइम गेन कर रहे हैं। प्रेशर हो भी नहीं सकता ना। देखिए बीबी, सीधी बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को रिहा करो, जाहिर है कुछ लोग आज हो सकते हैं, कुछ लोग कुछ टाइम के बाद, कुछ और के उसके टाइम के बाद, तो क्या कहेंगे कि 31 जनवरी के बाद अगर 1 फरवरी को किसी को रिहा करना हुआ तो उनको नहीं चाहिए, वो पड़े रहे जेल में। ये नहीं होता ना। ये चीजें जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता करके और सारी चीजों के अपनी जो पेचीदगियां हैं उनको रिजॉल्व करके फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। हम चाहते हैं कि सारा मसला एक ही दिन में हल हो जाए, ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या ये प्रैक्टिकल है, ये इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत के लिए ये मुतालबा मानना प्रैक्टिकल है? क्योंकि तहरीक इंसाफ अपने इमरान खान की रिहाई और उनके जो सियासी कैदी हैं इस मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये कितना प्रैक्टिकल है उन लोगों का मुतालबा और हुकूमत के लिए इस पर अमल दरामद करना? वो तहरीरी ले भी आते हैं तो आने तो दें बीबी, पहले से आप उनको शूट डाउन करने के मूड में लगती हैं। नहीं, मुतालबे आएंगे, राइटिंग में आएंगे, उसके बाद हुकूमत जाहिर देखेगी कि कौन से जो हैं वो उसमें पेचीदगियां हैं, कानूनी पेचीदगियां हैं, कौन सी हैं जिसमें नहीं है या कम है, या वो सिंपली एक पोजीशन लेने से मसले हल हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सब्र तहम्मुल की भी जरूरत है, और ये एक्सपेक्टेशन भी रखना गलत होगा कि पहले दिन इमरान को ना छोड़ा तो दूसरे दिन तो फिर मुज़ाकरात नाकाम, फिर हम एजेंसी नहीं। इस मूड से हम नहीं बैठे, ना पीटीआई बैठी है। सो प्लीज वो प्रेशर उनके ऊपर ना डालें आप लोग अपना। ये वो खुद आके बाहर डेडलाइन देते हैं सर, वो खुद आके बाहर डेडलाइन देते हैं, हम लोग नहीं देते। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो कमरे के अंदर नहीं है डेडलाइन।
सही, तो इन मुतालिबात में क्या आप लोग समझते हैं कि कोई ऐसा मुतालबा तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हवाले से, तो अब सारे ज़ाहिर है अब केसेस के फैसले भी हो रहे हैं, कुछ लोगों की ज़ाहिर है सज़ाएँ भी कल मुआफ़ हो गई, तो हुकूमत का जो एक था 9 मई को लेकर एक स्टैंस था, क्या हुकूमत को अभी भी कोई मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट या ट्रस्ट डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हुकूमत ने शुरू से कहा है कि तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी हमेशा रही है वो बाख्तियार रही नहीं है, इन पे ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता, इमरान खान यू टर्न लेने का दिया है। तो मेरा सवाल ये कि क्या वो ट्रस्ट डेफिसिट हुकूमती कमेटी में कहीं है अभी भी? पहली चीज तो ये ट्रस्ट डेफिसिट भी मैं कहूँगा कि कमेटियों के दरमियान नहीं है, लेकिन ये बाहर के एटमॉस्फेयर में जरूर है। देखिए, इतना दूर रही हैं दोनों पार्टियां एक ही असेंबली में होने के बावजूद कि ट्रस्ट डेफिसिट तो इनेविटेबल है ना, ये तो रियलिस्टिक है कि हम सोचें कि पहले दिन से सारा ट्रस्ट बन जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस पॉजिटिव तरीके से दोनों साइड्स मूव कर रही हैं, ये आहिस्ते आहिस्ते ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा अगर दोनों साइडों को जो है आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जाहिर है कि कंसेशंस देने हैं, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है वो दोनों साइडें नहीं ले सकती, इसलिए हमको टाइम देना चाहिए कि दोनों साइड्स जो हैं करीब आने में उनको मुश्किलात कम हो। हुकूमत की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं तहरीक इंसाफ से? हुकूमत की एक्सपेक्टेशन इस वक्त तो ये है कि वो जो कुछ भी उनकी डिमांड्स है वो राइटिंग में देंगे, अगली मीटिंग में देंगे, उसके बाद उस पर हुकूमत अपना रिस्पॉन्स देगी। अच्छा, अगर नेक्स्ट मीटिंग में जो अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि किस डेट को होनी है, वो तहरीरी मुतालबात ले आते हैं, तो फिर जाहिर है फिर आप लोगों को टाइम चाहिए होगा, जैसे उन्होंने कहा कि हमें मुशावरत का मौका दें, फिर आप लोगों को नवाज शरीफ साहब से भी टाइम चाहिए होगा, और क्या फिर जरदारी साहब से भी मुशावरत के लिए आप लोग टाइम लेंगे? नवाज शरीफ साहब पार्टी, क्योंकि उधर एक पार्टी नहीं कई पार्टियां बैठी हुई हैं, हर एक अपनी अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट तो लेके आएगा ना वापस। कोई अगर किसी मुतालबे पे मसला है तो उस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। तो फिर एक और मसला, फिर सब उन पार्टियों के सरबराहान का कंसेंसस होना भी बहुत जरूरी है, जाहिर है। पार्टियां जब बैठती हैं तो सरबराहान को कॉन्फिडेंस पे देके उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं और उनको फिर हर वक्त कॉन्फिडेंस में जरूर रखती हैं। क्या हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ एटलीस्ट आप लोग अगर उनके मुतालबात मान भी लेते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या ये श्योरिटी चाहिए कि अगर इमरान खान बाहर आ भी जाते हैं तो वो फिर से दोबारा वो एहतजाज, धरने और हुकूमत के खिलाफ तहरीक, वो माहौल शुरू नहीं होना चाहिए? ये श्योरिटी किस हद तक आप लोगों को चाहिए कि सिस्टम फिलहाल चलता रहे? आप प्रीएम्प्ट कर रही हैं, टॉक्स जो हैं वो उधर ना हो, अंदर कमरे में ना हो, वो बाहर सड़कों पे हो। हम चाहते हैं कि सड़कों पे ना हो, वो अंदर कमरों में हो। तो प्लीज गिव इट अ चांस, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा सब्र और तहम्मुल करें। ये सारी बातें कौन किससे क्या डिमांड करता है वो उधर आने देना, बजाय इसके कि हम फिर तकरीरों में और रोडों पे एक दूसरे को जवाब। नवीद कमर साहब, ये भी तासुर दुरुस्त है कि सब कुछ जो बैठक हो रही है, बातचीत शुरू भी हुई है, इसमें 100% एस्टैब्लिशमेंट की आमादगी इसमें है, उनकी रजामंदी शामिल है? भाई हो ना हो वो तो हुकूमत जानेगी, लेकिन हमें ये जरूर है कि जहाँ जहाँ एस्टैब्लिशमेंट के अपने व्यू पॉइंट या फौज के अपने व्यू पॉइंट्स हैं और जो कि शायद कॉन्ट्रडिक्ट करें, तो फिर हुकूमत का काम है ना उनको कन्विंस करना कि जी ये जरूरी है मुल्क के लिए। सही। अच्छा, तहरीक इंसाफ में ये बहुत ज़्यादा एक खुशी भी हम देख रहे हैं, एक आप उम्मीद की किरण कह दें या आप पॉजिटिविटी उनकी कह दें कि वो लोग कह रहे हैं कि अब हमारा भी जो है ना वो हंसने का टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। 2-2.5 साल की मार के बाद हामिद रज़ा साहब ने स्पेशली ये ट्वीट भी की। वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब है उनको तहरीक इंसाफ कह रही कि उनको ऑफर्स भी हैं कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर दें। तो उनकी जो खुशी है, क्या कोई यकीन दहानी है? हमारे सामने नहीं आई ना, इस पर कोई डिस्कशन हुआ है। ये सारी स्पेकुलेशन है जो कि बाहर हो रही है। अगर वो इससे खुश हो रहे हैं तो खुश होने दें, आप क्या कर रहे हैं? तो यही तो मैं पूछ रही हूँ सर कि कहीं आप लोगों ने कोई उम्मीद की? ऐसी कोई चीज सामने नहीं। अच्छा, मुज़ाकराती कमेटी में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई है? नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब आते, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वक्फे से ही सही, लेकिन तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने से जहां दोनों तरफ कुछ लचक भी नज़र आ रही है, मुस्बत बातें हो रही हैं, वहीं पर अभी तक कहीं ना कहीं बदएतमादी की फ़ज़ा भी है। दोनों को एक दूसरे की संजीदगी पर शक है। शायद यही वजह है कि सियासी मुखालिफ जो है वो हर कदम जो है वो फूंक कर रख रहा है। बात तहरीरी मुतालबात पर आकर रुकसी गई है। मुज़ाकरात की संजीदगी को लेकर कई सवालात उठ रहे हैं। सवाल यह है कि पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल से पीछे हट रही है, ना ही मुज़ाकरात को 31 जनवरी से आगे ले जाना चाहती है। तो फिर वो तहरीरी मुतालबात देने से हिचकिचा क्यों रहे हैं, क्यों इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, क्यों खुद जो है वो टाइम गेन कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि हर मुज़ाकराती राउंड के बाद हफ्ते 10 दिन का वक्फा क्यों? ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या वक्त गुजारी? 31 जनवरी की डेडलाइन कैसे मीट होगी? फिर सवाल ये भी है कि क्या वाकई ऐसा है कि हुकूमत और अपोजिशन के जो मुज़ाकरात सामने हो रहे हैं वो महज खानापुरी है, असल मुज़ाकरात तो शायद कहीं और हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में ऐसी कोई बात नहीं हुई तो इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफ़र कहाँ से आ रही है और खान साहब तक ये सब कैसे पहुँच रहा है? सवाल ये भी है कि 9 मई केसेस में पीटीआई के जिन लोगों को सज़ाओं में रिलीफ मिला है वो आलमी दबाव का असर है, या जैसे नजम सेठी साहब खबर दे रहे हैं कि ये बुशरा बीबी के पसे पर्दा मुज़ाकरात का नतीजा है। सवाल ये भी है कि क्या वाकई ऐसा है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी बैकग्राउंड में ज़रूर है मगर अकेली पीटीआई की मुज़ाकराती टीम पर भारी हैं और सब कुछ वहीं तय हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि अगर बुशरा बीबी की एंट्री से पीटीआई को कोई रिलीफ मिल रहा है तो पार्टी की सीनियर क़यादत इससे परेशान क्यों है और इसे फ़ैसलों में मुदाखलत क्यों समझ रही है। सवाल ये भी है कि फवाद चौधरी जो है हमेशा पीटीआई के लिए एक बड़ी आवाज़ तो रहे हैं, तो पीटीआई क़यादत उन्हें दोस्त समझने की बजाय अपना हरीफ क्यों समझती है? हक़ में बोलने के बावजूद फवाद चौधरी से लाताल्लुकी का इजहार क्यों? फवाद चौधरी साहब तो जाकर मिले भी और बड़ी पॉजिटिव बकौल उनके वो मुलाकात रही, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद हमने देखा कि लाताल्लुकी तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है बाकायदा इमरान खान साहब का नाम लेकर वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि फवाद चौधरी के का पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इजहार लाताल्लुकी करते हैं और पीटीआई की किसी भी पॉलिसी पर बयान देने का या इस पर कमेंट करने का प्रोग्राम्स में बैठकर हमारी पॉलिसीज़ पर ये फवाद चौधरी साहब को कोई राइट नहीं है। ये बाकायदा पीटीआई की क़यादत ये बात कर रही है। मैं बात करूंगी फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि आप भले आपने एक वक्त में पीटीआई से आप कुछ अरसे के लिए अलग हुए, लेकिन हमने हमेशा आपको इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए पॉजिटिविटी में बात करते देखा। इमरान खान के हक़ में हमने आपको बात करते देखा और आपकी पिछले दिनों जब मुलाकात भी हुई उसके बाद आप मेरे प्रोग्राम में भी आए, आपने मुलाकात का अहवाल भी बताया। खान साहब की वो आपने कहा बड़ी पॉजिटिविटी में बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही आपकी उनके साथ। तो उसके बाद ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ को आपसे लाताल्लुकी करना पड़ी? फवाद साहब, इनसिक्योरिटी हो जाती है ना लोगों को। जो मौजूदा लीडरशिप है, देखिए इसका पीटीआई से कुछ ना ताल्लुक तो है नहीं, ना ही ये जानते हैं, ना ही पीटीआई में कोई इनको जानता है, ना ये पीटीआई को जानते हैं। मसलन सलमान अकरम राजा हैं या गौहर हैं या इन बाकी जो अभी लीडरशिप आपको नजर आती है, मुझे बताइए ना इन्होंने क्या सफ़र किया है, इनके ऊपर कितने मुकदमे हुए हैं। वो जो एक फॉर्मर आईबी के एम्प्लॉय हैं शोएब शाहीन साहब, उनका नाम आया और पासपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनसे माफ़ी मांगी कि गलती से आपका नाम आ गया। तो ये लोग तो 1 घंटा भी जेल में नहीं रहे, 1 घंटा इनके ऊपर एक पर्चा भी नहीं हुआ, तो इनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? सो बुनियादी तौर के ऊपर एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि जब ये लोग आ जाएंगे पीटीआई में या इमरान खान इनको जब लेते हैं तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से इस तरह की अहमकाना जो गुफ्तगू है, बातें हैं वो करते हैं। लेकिन जाहिर है इनकी ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई सियासी कद है, ना ही इनका कोई सियासी मुस्तकबिल है, तो कौन आदमी इनकी अहमियत देगा इनकी? लेकिन वो जो भी बाहर अनाउंस करते हैं, आपको नहीं लगता इमरान खान की इजाजत से आकर बाहर अनाउंस करते हैं? बाकायदा इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने कहा। नहीं, मैंने 3 जो बाद में लोग खान साहब से मिले उनसे मैंने स्पेसिफिकली मैंने रिक्वेस्ट की कि खान साहब से पूछ लें कि हमारा अगर उनसे कोई ताल्लुक नहीं तो हमें बता दें, ताकि हम रोज़ अदालतों में जो खड़े हैं हम क्यों खड़े हैं, रोज़ हम जेलों में जा रहे हैं हम क्यों जा रहे हैं। और खान साहब ने उनको कहा कि बिल्कुल भी मैंने ये बात नहीं की और ना ही मैंने कभी जो है वो इस तरह की बात की। और अब 6 तारीख को दोबारा मुलाकात होगी तो खान साहब से डायरेक्टली भी पूछेंगे।
अच्छा, आपकी 6 को मुलाकात होगी, इससे पहले जिन दोस्तों के हाथ आपने पैगाम पहुंचाया उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब बाहर की क़यादत इमरान खान साहब का गलत नाम इस्तेमाल कर रही है। ये तो पहली दफा तो नहीं हुआ ना, इमरान खान का नाम तो वही मिसयूज रहा है, ये इनकी तो एक एजेंडे पे है। ये तो इमरान खान को जेल में है तो देखिए इनके डॉलर बन रहे हैं महीने के, जो अभी जो चीजें आ रही हैं सामने, जिस तरीके से फंडिंग मिस अप्रोप्रिएशन के इल्जाम आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, वो तो इसी वजह से आ रही है ना कि इमरान खान जेल में है और ये एजेंडे पे है कि इमरान खान जेल में रहे। हम तो इमरान खान के लिए चाहते हैं कि वो बाहर निकलेंगे तो फिर पॉलिटिक्स देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिलहाल तो सिर्फ हमारा एजेंडा ये है कि इमरान खान जेल से निकले। अगर इनका एजेंडा है कि इमरान खान जेल में रहें तो ये मुज़ाकरात जो है ये ड्रामा है सिर्फ क्या? देखिए मेरा ख्याल आपने अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड किया है, जो जो चीज़ें हो रही हैं उनको आपने उनका अहाता किया है। पहली बात तो ये है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये डेफिनेटली एक मुज़ाकरात के नतीजे में हो रहे हैं और वो मुज़ाकरात पस पर्दा थे। ये मुज़ाकरात जो है आपके सामने हो रहे हैं। जो आर्मी चीफ ने कल लोग छोड़े हैं, फिर 400 के करीब 290 300 के करीब लोग जो हैं कल अदालत ने छोड़े हैं। ये डेफिनेटली इनसे एक दर्जा हरारत नीचे आता है और इसलिए आप देख रही हैं कि 2 तरह के तबकात हैं जिनको तकलीफ है सियासी टेम्परेचर नीचे आने से। एक तो आपने देखा कि पंजाब हुकूमत के जो एक्सट्रीमिस्ट अनासर हैं, मसलन उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनको बहुत दुख है कि क्यों लोगों को जो है ये माफी दी है। और दूसरे बाहर बैठे हुआ एक तबका जिसका सारा इस वक्त जो सोशल मीडिया इनकम है वो डिपेंड करती है पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत ऊपर रहने के ऊपर। पकड़ लो, मार दो, कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसके ऊपर उनकी एक पूरी उन्होंने एक अपना पैराडाइम बनाया हुआ है। ये 2 तबकात जो है ये इनको तकलीफ है और ये दुखी है कि ये क्यों हो रहा है। जो हम लोग हैं पाकिस्तान में रहने वाले, जाहिर है हम चाहते हैं नॉर्मेलिटी वापस आए। और देखिए हमारा तो बाहर जो है वो हमारा तो साइकिल भी नहीं है ना बाहर, हमारा तो हर चीज पाकिस्तान से वाबस्ता है। सो हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक नॉर्मल हो, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स नॉर्मल हो और उसके लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है ना। जाहिर है कि हम लोग जो अपोजिशन भी है उनसे बंदूकें लेके मारगला पे तो नहीं चढ़ जाना ना। जाहिर है वो बातचीत ही करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एहतजाज तो आपको लग रहा है ये आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक मुज़ाकरात के नतीजे में जो पस पर्दा हो चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से मुज़ाकरात ये हो रहे हैं और ये जितनी भी रिलैक्सेशन मिल रही है ये इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ही नतीजा है? इसके अलावा कोई और लॉजिक बनता नहीं है। जाहिर है कि जो अब देखिए ना, जो लोग जिन लोगों को तकलीफ है वो तो ये कह रहे हैं जी वो सजाएं क्यों हो गई जी, वो तो कार्य हो ही नहीं सकता था। भाई नहीं हो सकता था लेकिन हो गया ना। अब हमारे मुल्क में अगर प्योरली आइन और कानून चल रहा होता तो फिर तो ये इश्यूज ही ना होते। बट फैक्ट इज पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन है ना कानून है। इस वक्त तो अहमियत है ना कि जो सिंबलिज्म है उसकी, तो ये जो सिंबलिज्म हुआ है जिसके नतीजे में ये रिहाइयाँ हुई है, मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों को माफिया मिली है, इनकी अहमियत है। और मेरे ख्याल में इसको हम इसका डेफिनेटली जो मुज़ाकराती टीमें हैं इसे डील का नाम क्यों ना दें? इसे डील का नाम क्यों ना दें? डील तो ये होगी ना कि उसके लिए आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमरान खान को बेनिफिट पहुंचाया जाए। अगर बातचीत ये हो रही है, इमरान खान की टोटल ख्वाहिश इतनी है कि अदालतों से प्रेशर हट जाए और वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे, तो फिर इसे डील कहना तो ज्यादती है। फिर तो ये तो एंगेजमेंट कहा जा सकता है। फिलहाल इमरान खान के तो सिर्फ 2 मुतालबे हैं। वो कहते हैं कि जी आप अदालतों के ऊपर जो अनड्यू प्रेशर है सजाएं देने का उसको हटा दें और अदालतों को अपने फैसले करने दें, क्योंकि उन्हें पता है केसेस में तो कुछ है ही नहीं। टोटल जो केस हैं वो तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अहमकाना केस है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप कमीशन बना दें 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर। सो मेरा ख्याल है मुतालबात तो खान साहब के इस वक्त इनको डील तो ये होती है ना कि इमरान खान कहते हैं जनाब जिस तरह से आपने गैर आईनी तौर के ऊपर मुझे जो है वो निकाला था, वो मुझे क्यों निकाला करके मुझे भी वापस लेके आए जैसे आप इनको लेके आए थे, तो फिर तो आप उसे डील कहती। अच्छा, 31 जनवरी की डेडलाइन ये लोग बाहर आकर तो देते हैं। अभी नवीद कमर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं कि ये सिर्फ बाहर के लिए, जब ये हमारे साथ टेबल पर बैठते हैं तो हम पे तो कोई प्रेशर नहीं है 31 जनवरी का। आप देखें ना,
2 जनवरी का था, तहरीरी मुतालबात देने थे, उन्होंने नहीं दिए, फिर मुलाकात का वक्त मांग लिया इमरान खान से। जाहिर है मुतालबात आएंगे, फिर वो लोग नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे, जाहिर है बहुत सारी पार्टीज शामिल हैं, हर कोई अपने सरबराहान से पूछेगा, तो इट विल टेक टाइम। तो फिर ये 31 जनवरी का जो ढोंग रचाया हुआ है, फिर 7 नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है, ये इनकी पॉलिसी है क्या जो बाहर तहरीक इंसाफ की क़यादत है? नहीं, वो तो देखो ना शादिया, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंस है, आपका जो वोटर है, उसको भी तो आपने एंगेज रखना है ना साथ। ये तो नहीं ना कि आपने उसको भी छोड़ देना है। तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टीज, मिसाल के तौर के ऊपर नून लीग में भी तो आप देखें ना कि ख्वाजा आसफ तो बार बार टीवियों पे आके कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए, ये बातचीत ही गलत है। तो उसके नतीजे में मतलब कि गुड कॉप बैड कॉप दोनों पार्टियों में खेला जा रहा है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी करती है ना, वो सारे अपने अंडे एक ही बास्केट में नहीं रख देंगी। जाहिर है नाकाम हो जाए तो भी तो कोई कहने वाला हो गया, हमने तो पहले ही ये कहा था। तो इसलिए ये तो चलता रहेगा। बट मेरे ख्याल में अगर ये 6 तारीख को अगर ये अपना केस आता है अल-कादर का, और इसमें बुशरा बीबी को कन्विक्शन नहीं होती, तो इसके नतीजे में भी चीजें जो हैं वो और बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और ठंडी हवाएं आएंगी फिर, हाँ, फिर और बेहतरी आ सकती है, टेम्परेचर और नीचे जा सकता है। और अगर इसमें कन्विक्शन हो गई तो फिर जाहिर है कि डेडलॉक आ जाएगा। मेरे ख्याल में बेस्ट यही है कि आप अल-कादर में जो है वो कन्विक्शन ना हो, और ये केस तो ज़ाहिर है वो भी एक मजाक का केस है, अहमकाना केस है, तो वो आप हटा दें, उनको फैसला ज़्यादा ना होने दें, तो ये बरियत होगी। इसके नतीजे में टेम्परेचर नीचे है। सर, ये बनी गाला शिफ्ट करने की बात जो है ये कहाँ से हो रही है? ये फैसल चौधरी साहब ने बाहर निकल के बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्हें ऑफ़र हो रही है कि बनी गाला उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये ऑफ़र इसको आप डील फिर कहेंगे कि आपको बाहर निकाल देते हैं, आप चुप रहें और इस सिस्टम को चलने दें? ये तो खान साहब ने ये कहा है कि उन्हें 2 ऑफर्स हुई थी। पहले अटक जेल में उनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं और खामोशी इख्तियार करें, और दूसरी ऑफर फिर ये की गई कि आप बनी गाला हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं और आप कुछ जो सिस्टम है इसको चलने दें। ये ऑफर जो है ये खान साहब को बराह रास्त की गई थी, और इससे ज्यादा की डिटेल अभी खान साहब ने नहीं बताई। तो मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखो ना, दोनों तरफ प्रेशर्स हैं। प्रेशर ये है, एक तो इंटरनेशनल प्रेशर बन चुका है, आपके सामने ही है। पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका या यूरोपीय यूनियन या यूके के बातों को कहे कि हम तो बस मानते ही नहीं है, आप कौन है। देखिए, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त जो सिचुएशन है वो स्पेशली मईशत की जो हालत है वो बड़ी पतली है, और अगर अमेरिका सिर्फ IMF ही डिले कर दे तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल फारग हो जाएगी। लिहाजा एक तो ये है कि जो सिचुएशन है उसमें इंटरनेशनल प्रेशर चूँकि जो बन गया है उसको रिस्पॉन्ड करना है गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने। दूसरी तरफ PTI भी जो है उसको भी ये है कि वो हर एफर्ट कर ली है। ये मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं? वो इसलिए रहे हैं कि देखिए ना, PTI ने पूरा जोर लगा लिया, इनकलाब लाने के ऊपर नहीं आ सका, और एस्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने पूरा जोर लगा लिया इमरान खान को माइनस करने के ऊपर, वो माइनस नहीं हो रहा। सो ना उनके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन है, ना PTI के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन है, और इसलिए आपको दरमियान में आना पड़ रहा है। तो हमें तो ये लग रहा है कि कहीं ये 20 तारीख का कोई प्रेशर तो नहीं है? 20 जनवरी को ट्रम्प ने हल्फ उठाना है, ये जो हल्की फुल्की सी जो रिलैक्सेशन मिल रही है तहरीक इंसाफ को, ये 20 तारीख का प्रेशर है 20 जनवरी का? नहीं, ये प्रेशर तो है ना। 20 जनवरी को ये प्रेशर है जो 20 फरवरी तक बहुत बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे इमरान खान को रिलीफ ना मिला तो 20 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक ये प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। बाकी लोग इंडिविजुअल ओपिनियंस दे रहे हैं। 20 जनवरी के बाद उनकी ओपिनियंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ओपिनियंस हो जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होंगे। और अभी मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि जितने भी लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं अमेरिका में, वो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट को यही मशवरा दे रहे हैं कि इससे पहले कि अमेरिका और इनकी कॉलों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान को रिलीफ दे, बेहतर ये है कि आप लोग अपने मसाइल खुद हल करें। सो ये पाकिस्तान के जो आई वुड से कि जो वेल विशर्स हैं वॉशिंगटन में, उन्होंने ये राय पाकिस्तान में जो मुतल्लिका हल्के हैं। तो आप क्रेडिट देते हैं जो तहरीक इंसाफ की बाहर की जो लीडरशिप है, क़यादत है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की है? देखो, कोई शुबह ही नहीं है, और इनका जो डायस्पोरा का
पाकिस्तानी डायस्पोरा ने जो अपनी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को मनवाया है, उसका बहुत फायदा होगा पाकिस्तान को आगे भी। मैं आपको ये बताऊं कि जब ये कश्मीर के ऊपर नरेंद्र मोदी ने जब आर्टिकल अपना 370 जो है वो उसको खत्म किया, तो खान साहब ने हमारे जो उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी थे और ये एम्बेसडर को कहा कि आप लोग अमेरिकन सेनेटर्स के पीछे भाग रहे हैं, उसका फायदा नहीं है, आप पाकिस्तानी डायस्पोरा से बात करें और वो आपको अपने हलकों के जो सेनेटर्स हैं उनके साथ आप बैठेंगे और वो आपको बात कराएंगे। और इमरान खान को पाकिस्तान की ओवरसीज जो कम्युनिटी है उसका जो असर है और उसका जो इन्फ्लुएंस है और उसकी जो अहमियत है उसका बड़ी इदराक था। और आप जानती हैं शाजिया, क्योंकि आपने इमरान खान के दौर में भी बात की कि ओवरसीज पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तान में अगर वीआईपी तस्वर करते थे तो वो इमरान खान ही का दौर था। और यही वजह है कि आज पूरा जो पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी है, चाहे वो अरब वर्ल्ड में हो, चाहे वेस्ट में हो, चाहे कहीं भी हो, इमरान खान के पीछे खड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर चौधरी साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद आपने वक्त दिया, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सियासी गैर यकीनी के साथ जुड़ी मुआशी गैर यकीनी का सबको यकीन है, फिर भी हुकूमत आइंदा 5 साल में पाकिस्तान को तरक्की की हवाओं में उड़ता देख रही है। और यही वजह है कि उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक ऐसा मंसूबा लाया गया है जिसके अगर इशारे देखें तो हरगिज़ महसूस नहीं होता कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें महंगी बिजली से मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो रही है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के आशारिये देखें तो हरगिज़ ऐसा नहीं लगता कि यहाँ करोड़ों डॉलर्स की आईटी इंडस्ट्री होने के बावजूद इंटरनेट बंद रखा जाता है। हुकूमत की इस उड़ान को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे 40% आबादी में इस साल भी होशरुबा इजाफा हुआ है। वो कहते हैं ना कि सुनता जा और शर्माता जा। अब यहाँ हुकूमत सुना रही है और माहिरीन मुआशियात शर्माते जा रहे हैं। हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के तहत जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं उनमें सबसे पहले बरामदात को अगले 5 साल में 60 अरब डॉलर्स तक पहुंचाना है और पाकिस्तान की मौजूदा एक्सपोर्ट का हजम 30 अरब डॉलर सालाना के लगभग है। इसी तरह जीडीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की शरह नमू को अगले 5 साल में 6%, जबकि 2035 तक मजमूई कौमी पैदावार का साइज़ $1 ट्रिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा है। जबकि सूरत हाल यह है कि पाकिस्तानी मईशत इस माली साल में बड़ी मुश्किल से 1% तक शरह नमू हासिल कर सकी है, जिसका मतलब मुल्क में सरमायाकारी में ज़ाहिर है कमी है और प्रोडक्शन का ना होना है। तो सवाल उठ रहा है कि हुकूमत कैसे एक्सपोर्ट्स के इतने बड़े टारगेट को अचीव करेगी। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का जो तीसरा टारगेट है वो है ई पाकिस्तान के शोबे में आइंदा 5 सालों में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फ्रीलांसिंग को 5 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट बनाया गया है। जबकि सूरत हाल तो देखें कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में इंटरनेट चलने की बजाय रिंग के चल रहा है, जिससे आईटी सेक्टर्स और फ्रीलांसर को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि इन हालात में हुकूमत डिजिटल इनकलाब के इस टारगेट को कैसे अचीव करेगी। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत गुर्बत की शरह में 13% तक कमी लाने का ये भी हुकूमत ने टारगेट रखा है, जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमें बताती है कि पाकिस्तान में एक साल में मज़ीद 1 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत का शिकार हो गए हैं। तो सवाल उठता है कि कैसे हुकूमत इस टारगेट को अचीव करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मानना है कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के 2-3 साल के बाद हमें IMF की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो सवाल उठता है कि क्या ये प्रोग्राम वाकई पाकिस्तानी मईशत को इतनी उड़ान दे सकेगा कि हम IMF के बगैर चलते जाएंगे। इसी पर मैं बात करूंगी माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा से, जिनका मानना है कि हुकूमत की तरफ से जो टारगेट सेट किए गए हैं उनको अचीव करना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ख्वाब बड़े बड़े, टारगेट्स बड़े बड़े, अगले 5 सालों तक के लिए हुकूमत का मंसूबा उड़ान पाकिस्तान, वो कहते हैं कि अब ये जो मंसूबा है पाकिस्तान को अगले 3 सालों में दुनिया के बड़े ममालिक की सफ़ में लाकर खड़ा करेगा। आपको लगता है कि इतना आसान ये होगा जितना हुकूमत बता रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहता चलूँ कि आपने जो समरी पेश की है वो नहायत मुनासिब समरी थी, और उसमें एक असेसमेंट जो आपने पेश किया है वो बहुत मुनासिब था। अब आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं जीडीपी, यानी कि हमारी इकॉनमी की साइज़ जो है वो पिछले साल 400 अरब डॉलर थी। और जिस तरह आपने फरमाया कि 19 तकरीबन आप ये देखिए कि अगले कोई 11 साल में कोशिश ये होगी कि इसको 2.5 गुना करके 1000 अरब डॉलर तक ले जाएगा। इसके माने ये कि शरह नमू सालाना 9%। ये सोच के ही एहसास होता है कि हमारे जो प्लानर्स और जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो वाकई अपने ख्यालात में उड़ान का मसला पैदा हो गया है, उड़ रहे हैं विदाउट एनी रिकग्निशन ऑफ द प्रिवेलिंग रियलिटी। दूसरी तरफ बहुत से आपने टारगेट्स का जिक्र किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक मुल्क जो दिवालिये से निकल कर तकरीबन कुछ हद तक निकला है, हालांकि पिछले 2 हफ्ते से रिजर्व्स में फिर से कमी आना शुरू हो गई है, और मार्च में IMF का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होने वाला है, और उसके सामने तो लग रहा है कि काफ़ी ऐसे कंडीशनैलिटीज़ हैं और टारगेट्स हैं जो हम मीट नहीं कर पाएंगे, जिसमें नुमाया ज़िक्र तो FBR के रेवेन्यूज़ का होता है। इस वक्त आप IMF प्रोग्राम के उसमें हैं, तो अगले 3 साल तक तो ये चलेगा। तो कैसे आप इस माहौल में जहां स्टेबलाइजेशन पे कंप्लीटली रुझान होना पड़ेगा, आप अपने शरह नमू को इतनी तेज़ी से बढ़ा पाएंगे? और वही ना कि 3 साल तो आपको IMF के टारगेट्स को अचीव करना है, जो IMF के आपने पैसे भी देने हैं, फिर FBR का है, फिर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आपने कर्जे देने हैं। ये 3 साल तो आपके इसमें गुजर जाएंगे, तो बाकी 7 सालों में 9% कुछ ज़्यादा ही उड़ान भरना शुरू हो गए हैं हम लोग। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि देखिए, ये उड़ान पाकिस्तान जो है प्रोग्राम, ये कोई सीरियस एफर्ट नहीं है, और फोकस टारगेट्स के बजाय रिफॉर्म्स पे होना चाहिए था, और एक वाज़े तौर पर ज़िक्र होना चाहिए था कि हम ख़र्चे किस तरह कम करेंगे, हम किस तरह रेवेन्यूज़ बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट्स को किस तरह इंसेंटिव्स देंगे, एग्रीकल्चर की प्राइसिंग पॉलिसी क्या रखेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या लाएंगे। रिफॉर्म्स पे एम्फेसिस होता, जैसे कहते थे शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ द इकॉनमी, वो बहुत बेहतर होता, और वो IMF के प्रोग्राम के छतरी में भी चल सकता था। ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम इस गैर मुमकिन सा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IMF, और IMF से हम इस वक्त निकल भी नहीं सकते, इसलिए कि आपके रिजर्व्स 11 अरब डॉलर तक पहुंच रहे हैं गिर के, और आपको कम से कम अगर सेफ रहना है तो 17 से 20 अरब डॉलर की ज़रूरत रहती है। तो इस और ऐसी सिचुएशन में अब जब वहां पर आप देखें डॉक्टर साहब, अमेरिका में भी ज़ाहिर है हुकूमत बदलने जा रही है, और IMF पर आपको पता है कितना इन्फ्लुएंस है, तो उसको भी देखे बगैर लगता है आपने इतने ज़्यादा टारगेट जो है वो रख रही हैं। आप डिजिटल इनकलाब चाहते हैं, आप देखें कि आपका मुल्क में इंटरनेट चल नहीं रहा, वो तो बिल्कुल कछुए की तरह जो है वो रींग रहा है। आप देखें चाइना, UAE, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेट आप देखें वहाँ पर किस स्पीड से काम करता है। तो आप तो कैसे ये इतनी बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक से फरमाया है आगाज़ में ही। और अब आप ये देखिए कि IMF प्रोग्राम में सख्ती की गुंजाइश 2 वजह से हो सकती है। एक तो ये कि बहुत से जो टारगेट्स हैं वो आप नहीं मीट कर पा रहे हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया FBR रेवेन्यूज़ का, फिर प्रोविंशियल रेवेन्यूज़, प्रोविंशियल कैश सरप्लस, प्राइवेटाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह। और होगा ये खुदा न खास्ता कि मार्च के रिव्यू में के बाद IMF कहेगी ये सारे टारगेट्स मीट करने के लिए इक़दामात लें, और जब तक आप नहीं लेते प्रोग्राम सस्पेंड हो जाएगा। और
अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुल के थोड़ी सी एक बात करूं जी प्लीज़। कि हो सकता है कि क्योंकि बाहर से पैसे आने की रफ्तार बहुत कम रही है, पहले तकरीबन 6 महीने पाकिस्तान में इस साल के, तो अब आप ये देखिए कि हो सकता है कि IMF ये कहे कि आप अपने बड़े क्रेडिटर्स, बायलैटरल और प्राइवेट क्रेडिटर्स जो हैं, उनको कहें कि रीप्रोफाइलिंग करें और हमारा कर्जा को रोल ओवर आगे ले जाएं। इसमें कौन है? सबसे बड़ा क्रेडिटर पाकिस्तान का इस वक्त चाइना है। बिल्कुल। अब इसके आगे मुझे कहना ज़रूरी है? सही। तो यहाँ पर तो फिर आप हमारे यहाँ आप देखें जो दहशतगर्दी के वाक़यात भी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आप देखें चाइनीज़ के बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और ऐसी सिचुएशन में आप कैसे टारगेट इतने रख सकते हैं? जी बिल्कुल, बात यही है। देखिए, रियलिटी की कुछ हद तक ज़रूरत रहती है। यकीनन हुकूमतें जो हैं वो बड़ा चढ़ा के बढ़ाती हैं, बट इस मर्तबा इस हद तक बढ़ाया गया है कि यह बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, इसकी क्रेडिबिलिटी ना होने के बराबर है। सही। तो जो बरामदात का हुकूमत ने रखा है टारगेट 60 अरब डॉलर्स तक, ये भी आपको नॉन सीरियस सी ये अप्रोच लगती है? देखिए, बात यह है कि हमारे जो बरामदात को हमने बहुत से ऐसे इंसेंटिव्स दिए थे जो कि मुनासिब थे। एक वक्त ऐसा था कि बिजली का रेट उनका तकरीबन आधा होता था। दूसरी तरफ क़र्ज़ों का जो सूद का लेवल था वो कम होता था। तीसरा, हमने ये किया था कि उनकी आमदनी पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स हम लगाया करते थे। अब हुआ यह है कि इस बजट में तो आपने फुल टैक्सेशन के निज़ाम ले आए हैं। आपने जो इंसेंटिव्स दिए थे कि बिजली के निर्ख जो है वो आधी होगी, वो ख़त्म, अब उनका वही रेट। तीसरी तरफ आप ये देखिए कि सूद का लेवल कितना बढ़ चुका था, अब कुछ कम है। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बिल्कुल अनकम्पेटिटिव होती जा रही है। इस साल एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा इजाफा 2 वजूहात की वजह से हुआ है। एक तो कुछ अरसे के लिए हिंदुस्तान ने चावल की एक्सपोर्ट बंद कर दी थी, तो हमें अच्छी कीमतें मिली राइस एक्सपोर्ट में। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हालात ख़राब होने की वजह से हमारे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल्स के, गारमेंट्स वगैरह, उसमें कुछ इजाफा नज़र आया है। मगर अंडरलाइंग प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट्स आपके इफेक्टिवली अनकम्पिटिटिव होते जा रहे हैं और माशाल्लाह रिजर्व्स लो होने के बावजूद रुपया जो है वो मुस्तहकम हो गया है और एकदम तो, जैसे कहते हैं ना, इंपोर्ट को बैलेंस रखना पड़ेगा, को इंपोर्ट कम रखें। जी, इंपोर्ट्स को तो आपने कम रखा हुआ है ऑलरेडी। और अब आप ये देखिए कि आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 10 से 15% आपने रेगुलेट किया हुआ है। ये पॉलिसी आपने अडॉप्ट की और इसके नतीजे में रुपए को थोड़ा सा आपने मुस्तहकम किया, मगर एक्सपोर्टर्स को मुनासिब कीमतें नहीं मिल रही हैं ना, इसलिए कि रुपए की कदर आर्टिफिशियली स्ट्रांग है। बिल्कुल सही। तो ये सारे वजूहात हैं। अब एक प्रोग्राम में क्या बताऊं आपको, हम सब परेशान हैं। तो ये तो हम परेशान है, आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब IMF भी परेशान हो गया होगा? हमने तो अगले रिव्यू में जाना है, IMF देखेगा कि हमारे टारगेट इन्होंने अचीव करने हैं, ये तो उड़ान पाकिस्तान अपना मंसूबा ले आए हैं। उनको आपने डाउट में नहीं डाल दिया कि हम जो इनको पैसा दे रहे हैं ये लौटाने के काबिल होंगे या नहीं होंगे? ये उनको अपना, इन्होंने अपना इनडायरेक्टली अपना प्रोग्राम खतरे में नहीं डाल दिया IMF के साथ? जी, बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है कर्ज़ों के लिहाज से IMF से। IMF यकीनन परेशान रहेगा। हाँ। और आप IMF ने जो मुश्किल से आपको अगले 3 साल के टारगेट्स दिए हैं, इस साल और अगले 2 साल, वो 3.5 से 4.5% ग्रोथ रेट, और वो भी बड़े मुश्किल से हासिल। और आपने धड़ाधड़ जाके उड़ान पाकिस्तान में 6% बड़े कॉन्फिडेंटली कहा है कि ग्रोथ रेट, और आपके फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू GDP की सालाना 9% इजाफा। हम सब की दुआ है काश ऐसा हो जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है डॉक्टर साहब।
नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। बहुत आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।